इसमें भारत, इतिहास और वामपंथ, पहले इन शब्दों को जरा परिभाषित कर लें। क्या कारण था कि हम एक शक्ति थे, सांस्कृतिक ही नहीं हर क्षेत्र में हम शक्ति थे, और क्या कारण था कि हम फिर अशक्त हुए। भारत नाम के राष्ट्र शब्द जिस धातु से बना है उसी का अर्थ है रंजन करना। राजा भी उसी धातु से बना है, मनोरंजन नहीं, रंजन, जिससे वास्तव में सर्वविध रंजन हो, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो, उस संस्था को राष्ट्र कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संसार में एकमात्र राष्ट्र केवल भारत है, और वो सनातन है, कभी मिट नहीं सकता है। कमजोर हो सकता है, उत्थान पतन होता है, ये मिटने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक इस संसार में आत्माएं हैं, उन्हें कितना भी कुचलिएगा, वो जर्मनी में पैदा हो या भारत में, वो अपने कल्याण, सैल्वेशन, मोक्ष के लिए प्रयास करती रहेंगी। देर सवेर उनको कभी न कभी भारतीय दर्शन की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष का दूसरा कोई मार्ग संभव नहीं है पृथ्वी पर। और जब तक वो छटपटाहट जीवों में रहेगी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, फिर मरने के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हम कालमास की तरह केवल देह हैं, या उसके बाद भी हमारा कोई अस्तित्व रहेगा, ये जिज्ञासा जब तक रहेगी जीवों में, तब तक भारत नाम का राष्ट्र रहेगा इस पृथ्वी पर। क्योंकि आप किसी भी देश में पैदा हो, यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आपको भारत को समझना पड़ेगा, भारतीय दर्शन की शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि इन समस्याओं का समाधान दूसरे किसी संस्कृति, किसी दर्शन में नहीं मिल सकता है। इसका यह कारण नहीं है कि दूसरे देश बुरे हैं, खराब हैं। कारण यह है कि दूसरे देशों की जो संस्कृति उन्हें बहुत पहले मिटाई जा चुकी है, हम अभी तक बचे हुए हैं। जहां तक अभी असुरों का प्रवेश नहीं हो पाया है, उन दूर दूर के सुदूर देहातों में हम बचे हुए हैं, नगरों में नहीं। मैं तो खुलेआम कहता हूं, मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत का देहाती हूं, वही हमारा भारत है। ये नगर क्या होता है? सिटीजन्स, जो शहर में नहीं रहते वो देश के नागरिक नहीं है क्या? तो भारत नाम का जो ये राष्ट्र है, उसकी शक्ति है भारती। जो गुरु की वाणी बनकर उतरे तो ईड़ा, और शिष्य की मति का रूप धरे तो सरस्वती कहलाती। भारती, ईड़ा और सरस्वती, ये तीसरों देवियां ऋग्वेद में इनके कई सूक्त हैं। जब तक वो शक्ति इस देश में विद्यमान थी, एक अकेला शिक्षक अपनी चुटिया खोलकर घूम गया तो देश के 6 लाख शिष्य उनके पीछे हो गए, और सिकंदर जैसी बड़ी फौजों को मारकर भगाया, देश के बुरे राजाओं को मारा, ठीक किया, सुधारा। वो शक्ति छीन हुई। आज भी चाणक्यों की कमी नहीं है देश में, लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि अब उनको चंद्रगुप्त नहीं मिलते। वो शक्ति जब से छीन हुई तो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, 900 सिपाही थे रॉबर्ट क्लाइव के पास, हमने गुलाम बना लिया। संसार की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी। यूरोप के व्यापारी हमारा माल खरीदने आते थे, बेचने नहीं आते थे। हमारी वस्तुएं अच्छी थी, चाहे भले हाथ से ही बनती हो। संसार के सबसे बड़े सेठ हमारे भारत में थे, मारवाड़ी सेठ थे, बंगाल के जगत सेठ, लेकिन मराठे भी उनको लूटते थे। और भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण जो आज भी नहीं पढ़ाया जाता है हमारी पुस्तकों में, कि कैसे मुट्ठी भर लोगों ने हमें गुलाम बनाया। तो कारण था कि हमारे देश का शासक वर्ग जो था वो अपने को इस देश का नहीं मानता था, और हमारे देश का जो पूंजीपति वर्ग था, कामगार वर्ग था, उनको वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गियां मानता था। यूरोप के, इंग्लैंड के, हॉलैंड के जो सत्ताधारी वर्ग थे, वो सब वहां के व्यापारियों की रक्षा के लिए अपनी नौसेना भेजते थे। संसार में व्यापार करो, उस मुनाफा कमा कर लो। और हमारे देश के जो शासक थे, चाहे वो बंगाल के नवाब हो, चाहे मराठे भी हों, शिवाजी को छोड़कर, शिवाजी ने नौसेना बनाने का बड़ा प्रयास किया था, लेकिन वो अल्पायु में चल गए। बाजीराव प्रथम भी अल्पायु में ही चल बसे। उनके बाद कोई भी सही मराठा, बाजीराव द्वितीय की बेवकूफी से ही पानीपत के युद्ध में हार हुए थी। जितने भी दूसरे भारत के थे राजा सब, उन्होंने कभी भी भारतीय व्यापारी वर्ग का संरक्षण नहीं किया, नौसेना की ओर ध्यान नहीं दिया, लूटा। उसी से बचने के लिए जगत से अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में गए थे। उन्होंने भी उसको धोखा दिया। उसी पैसे से
मीर कासिम सब की फौजों को खरीदा, सिराजुद्दौला को धोखा देकर मारा और बाद में जगत सेठ को भी लूट लिया और मार दिया, उसको झूठे केस करके फांसी दे दी। हमारे पास पूंजी बहुत थी, टेक्नोलॉजी थी, आदमी थे, संख्या थी, फौज थी, सब कुछ था। ये जो सत्ताधारी शासक वर्ग था जो अपने को भारतीय नहीं मानता था, अहमद शाह अब्दाली की सहायता में भारत के सारे मुस्लिम बादशाह एकजुट हो गए थे और बाजीराव द्वितीय की बेवकूफी के कारण से राजपूत और भरतपुर के सूरजमल भी मराठों का संग छोड़कर चले गए थे। उनका दोष नहीं था, मराठों का दोष था। उन्होंने सबको एक करने की कोशिश नहीं की थी। तो कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, हमारा नेतृत्व सही नहीं था। हमें कुछ ही और समय यदि मिल जाता तो अंग्रेज यहां राज नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कुंडली कमजोर हो चुकी थी। ये जो वामपंथी षड्यंत्र जिसको कहते हैं, वो षड्यंत्र आज से नहीं है, लाखों साल से ये वामपंथी हैं। कभी अपने को असुर कहते थे, कभी वाम मार्गी, कभी तांत्रिक। यज्ञ में गोहत्या भी करते थे, हड्डी फेंकते थे जिसकी राम जी को बुलाकर ले गए थे विश्वामित्र जी। आज भी जितने भारत के संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उन सब में यही पढ़ाया जाता है कि यज्ञ में गोहत्या होनी चाहिए। हमारे ब्राह्मण वैदिक पढ़ाते हैं, सभी भाष्यों में लिखा है, मंत्र में कहीं नहीं है। ये भास्करों की, रावण जैसे भास्कर सबसे उनकी बदमाशी थी, वही भाष बचे हुए हैं। आदि शंकर अल्पायु में चले गए, वेद का भाष्य नहीं लिखे, केवल वेदांत दर्शन से संबंधित बातों पर भाष्य वो लिखे। उनके बाद कोई अच्छा भास्कर नहीं हुआ। सायनाचार्य ने भी पहले के भास्करों का यजुर्वेद में मंत्र का शपमिति अग्न्या आहु शपामहे, गाय अबद्ध है। आहु माने लोग कहते हैं, शपामहे माने शपथ खाते हैं कि गाय अबद्ध है। और वहां भास्कर का शपमिति हिंसार्थ, यहाँ शप का अर्थ शपथ नहीं है बल्कि हिंसा है। संस्कृत व्याकरण में सबका अर्थ कहीं हिंसा नहीं होता है, ये गुंडागर्दी है, इसलिए हम गाय काटेंगे। और ये पढ़ाया जा रहा है आज भी, बीएचयू में भी, कामेश्वर सिंह में, दिल्ली में, हर जगह गो हत्या। जब हमारे पंडित पढ़ा रहे हैं तो हम मैक्स मुलर को, मैकाले को क्यों दोष दें, वामपंथियों को क्यों दोष दें? दोष हमारे इन वैदिक पंडितों का है। मैंने एक विद्वान को कहा कि आप सही भाषा क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो जो भाषा है वही ना पढ़ाएंगे। मैंने कहा गलत बात आप कह रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपको अपना मत प्रोफेस करने का अधिकार सरकार ने दिया है, ऑटोनोमस बॉडी है विश्वविद्यालय, आपको जो सही लगे वो आप पढ़ाइए। आप व्याकरण भी जानते हैं और वेद का अर्थ भी जानते हैं। ऋग्वेद में है कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसका अर्थ कर दिया कि ऋषियों को पता नहीं था कि कौन देव छोटा है कौन बड़ा है, झगड़ते थे कि किसको हवि दें। जबकि यास्क निरुक्त के एकमात्र अथॉरिटी हैं जो बचे हुए हैं, उनकी ग्रंथ आज भी पढ़ाई होती है। उन्होंने साफ लिखा है और याज्ञवल को प्रमाण मानकर लिखा है, जिन्होंने बृहदारण्यक में दिया है कि 33 कोटि जो व्यंजन है वो 33 कोटि देवताओं के प्रतीक है, जिसमें जो क है वो पहला व्यंजन, वो परब्रह्म का प्रतीक है। इसलिए कोई उसे इंद्र कहे, कोई मरुद कहे, कोई वरुण कहे, लेकिन सत्य एक ही है। विप्र उसे विभिन्न नामों से बुलाते हैं, यह भी उसी वेद में मंत्र है। यहां भी वही अर्थ है, किसी को भी हवि दी जाए लेकिन सारी हवियां उस क को प्राप्त होती है, एक ही वो परब्रह्म है। एक वैदिक ऋषि का जिसका नाम ही है रोमशा ब्रह्मवादिनी। पूरे ऋग्वेद में मुझे ब्रह्मवाद शब्द वहां मिला। वाद शब्द, आज हम गांधीवाद मार्क्सवाद सुनते हैं, ब्रह्मवाद शब्द कहीं सुनाई नहीं देता है। ऋग्वेद के दर्शन को ब्रह्मवाद कहा जाता था। यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपिहितम मुखम। हिरण्मयम, स्वर्णिम पात्र से सबका मुख ढका हुआ है। ये स्वर्णिम पात्र क्या है? तो भौतिक चकाचौंध, ये माया का जो जगत है, जिसके आकर्षण में हमारे ये भौतिकवादी मार्क्सवादी सब भी केवल उसी को सत्य मानते हैं। भौतिक पदार्थी सब कुछ है, उसी से चेतना बनती है। यही मार्क्सवाद में पढ़ाई होती है। जो भौतिक पदार्थ बिना चेतना के कुछ स्वयं चल भी नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, वो चेतना को बना देता है। ये कैसी बड़ी मूर्खता है। और कार्ल मार्क्स स्वयं भाववादी थे, उनके गुरु हेगेल थे। उन्होंने डायलेक्टिक्स पर बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान सब दिया था, बड़े बड़े पोथे लिखे थे कि कैसे वो पेशदार घुमाव में विकास होता है, थेसिस एंटीथेसिस। तैत्तिरीय उपनिषद से चोरी की ये नहीं बताया किसी ने। उसमें साफ लिखा है कि पूर्व पक्ष है उत्तर पक्ष है, दोनों में संधि होती है किंतु बिना संधान के नहीं होती है। 4 पक्ष होते हैं। संधान शब्द नहीं लिया हेगेल ने, थेसिस लिया, एंटीथेसिस लिया, सिंथेसिस लिया। लेकिन मार्क्स ने कहा कि अपने आप सिंथेसिस नहीं होगा, हाँ उसमें हमको योगदान देना है, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। लेकिन उसके लिए जो संधान शब्द था तैत्तिरीय में, वो मार्क्स को पता नहीं था। वो भारतीय पुस्तक तो पढ़ते नहीं थे। जिस वर्ष कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे
उसी वर्ष जर्मनी के सबसे बड़े दार्शनिक थे शोपेनहावर, उनके हाथ भगवत गीता का जर्मन भाषा में अनुवाद लग गया। पढ़कर उनको इतना आनंद आया कि बर्लिन के चौक पर नाचने लगे थे। और उनके शब्द थे कि मानव जाति ऐसी पुस्तक लिख सकती है, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और उसी जर्मनी में कार्ल मार्क्स पैदा हुए, कभी गीता का नाम नहीं लिया उन्होंने। जर्मनी के बड़े बड़े विद्वानों ने उपनिषदों का, वेदों का अनुवाद किया था मार्क्स के समय में। मार्क्स बुद्धिजीवी थे, भारत में भी उनको बहुत रुचि थी। लंदन के सारे अखबारों में भारत का न्यूज ढूंढते रहते थे। लेकिन भारतीय दर्शन, वेद, उपनिषद, गीता का कभी जीवन में एक बार भी चर्चा नहीं किया कार्ल मार्क्स ने। उतने बड़े दुष्ट तो रामचंद्र शर्मा भी नहीं है, ये तो कम से कम नाम तो लेते हैं, भले ही वेद का उल्टा अर्थ लगाए। मेरे गुरुजी पटना यूनिवर्सिटी में संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट थे, हमारे यहाँ कुलपति थे, लेकिन वेतन नहीं लेते थे, बाल ब्रह्मचारी साधु थे। उनके यहाँ जाकर रामचंद्र शर्मा 10-12 साल तक सारे वेद मंत्रों का, पुराणों, रामायण सबका श्लोक का अर्थ नोट करते थे और 10-15 साल के बाद अपनी पुस्तक में उसका प्रयोग करते थे और सारे अर्थों को विकृत करके जानबूझकर झूठा अर्थ। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था कि जिस आदमी को संस्कृत नहीं आती है उसे अपना अर्थ देने का अधिकार कहां से प्राप्त हुआ है? ये तो 400 BC है। मैं आज भी दावे से कहता हूं कि रोमिला थापर जो है उसकी थीसिस कैंसिल होनी चाहिए, जो ऑक्सफोर्ड से की थी, झूठी थीसिस है। वो अशोक जो थे, वो मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन कैसे हुआ, उसी पर पीएचडी की थीसिस थी, वो अब पढ़ाई भी होती है पीजी में। पूरी किताब झूठ का पुलिंदा है। अशोक कभी बौद्ध नहीं बना, कोई सबूत नहीं है। कभी ब्राह्मण और वेद का विरोध नहीं किया। सारे शिलालेखों में सबसे पहले ब्राह्मण को प्राथमिकता है और फिर श्रमणों को। तो श्रमण का अर्थ ये लोग कहते हैं कि वो बौद्ध श्रमण हुआ करते थे, नहीं। बौद्ध शब्द तो केवल एक लुम्बिनी के उनके एक माइनर एडिक्ट में है। अशोक के किसी भी शिलालेख में बौद्ध शब्द नहीं आया है। कोई राजा लुम्बिनी जाएगा, गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है, तो वहां बौद्ध शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करेगा? उस गांव को 10% छूट दिया राजस्व में, एक गांव को भी पूरा कर माफ नहीं किया अशोक ने। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान एक गांव का भी टैक्स में एक मामूली छूट दिया। यह सब बौद्ध था। गौतम बुद्ध का भी भक्त होता था, इतने बड़े देश का सम्राट था, एक गांव का टैक्स माफ नहीं कर सकता था। गौतम बुद्ध ने कभी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया। ये काशी के ही एक शुक्ला जी इंदिरा गांधी कला केंद्र में अभी नालंदा में गए हैं, उनको मैंने सारा वो स्रोत की कैसे गौतम बुद्ध के समकालीन जो प्राचीनतम तीनों पिटक और अन्य साहित्य सब हैं, वो आपको पाली लिपि में मैंने स्वयं सॉफ्टवेयर भी बनाया है जिसमें ब्राह्मी लिपि में स्वतः लिप्यांतर हो जाएगा। बटन दबाइएगा, पूरा जितना भी उत्तरी पिटक है सब देवनागरी में चला आएगा। और उसमें अधिकांश शब्द जो है वो पाली एक नकली भाषा है। आजकल कहते कि वो अलग भाषा थी, वो भाषा नहीं थी। जिनको संस्कृत नहीं आती थी उन मूर्खों ने प्राकृत में कुछ संस्कृत ठूस कर एक कृत्रिम भाषा बनाई, तो उसको पाली कहते हैं। वो कोई अलग भाषा नहीं थी। जैसे आजकल कुछ लोग हिंदी में कुछ फारसी शब्द ठूस कर उसको उर्दू भाषा का नाम दे दिए हैं। राम आम खाता है, इसको उर्दू में भी राम आम खाता ही बोलेंगे। दोनों एक ही भाषा है, कोई अलग भाषा नहीं। व्याकरण एक है, सब कुछ एक है, केवल कुछ लिपि और शब्द थोड़ा बदल देंगे तो उसे भाषा अलग नहीं हो जाती है। संसार में एकमात्र भाषा ये उर्दू है जिसको दूसरे कारणों से, राजनीतिक और हिंदू विरोध के कारण से एक अलग भाषा का नाम दिया गया है। और वो पैदा हुई हैदराबाद में उर्दू, और वो राष्ट्रभाषा बन गई पाकिस्तान का, जहां आज भी हैदराबाद के निजाम रहते हैं। और उनके नौकर के बेटे डॉक्टर जाकिर हुसैन के जाकिर नगर में आज भी हमारे तबलीगी जमात के सो कॉल्ड फरार वो मुखिया रह रहे हैं। जेएनयू की स्थापना कम्युनिस्टों ने की। जेएनयू से हमारा वामपंथी इतिहास शुरू होता है, ये सब पढ़ाया जा रहा है, ये भी झूठी बात है। जेएनयू की स्थापना 1969 के अंतिम मास में हुई थी। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन पर कांग्रेस की सरकार बची थी। इंदिरा गांधी को 20 सीट घट रहे थे, सीपीआई को 24 थे। सीपीआई ने शर्तें दिया कि बैंक कलाकार का राष्ट्रीयकरण करेंगे तो हम समर्थन कर सकते हैं। तो नाम हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन मिला, इसलिए वो वामपंथी संस्था जेएनयू में गई। लेकिन अप्रैल में अंतिम मास था डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति भवन में, उनके कार्यालय में वो ड्राफ्ट तैयार हुआ था जेएनयू का। जाकिर हुसैन ने तैयार किया था। पहले वो अलीगढ़ में गए थे जामिया मिलिया खोलने के लिए, खोल भी दिए। सारे मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने उनको समझाया कि हाँ तो पहले से एक अलीगढ़ है ही, आप दिल्ली में खोलिए। दिल्ली में ले गए। जब सत्ता हाथ में आई, उनके एक दोस्त तो पहले से ही शिक्षा मंत्री थे 52 से,
तो उन लोगों ने फिर बाद में जेएनयू का भी ड्राफ्ट बनवाया कि केवल हम मुसलमानों के लिए एक जामिया खोल देंगे, अलीगढ़ खोल देंगे, उससे कहा हिंदुओं को भी हमको ठीक करना है। मुसलमान नहीं बने तो कम से कम हिंदू विरोधी तो उनको हम बना दें। इसलिए जेएनयू की स्थापना भारत के जिहादियों ने, हैदराबाद निजाम के नौकरों ने की है और नाम दिया है उस पर वामपंथ का। डांगे और भोगन झा को पता भी नहीं था जेएनयू ड्राफ्ट के बारे में, जो उस समय सर्वे सर्वा थे सीपीआई के। लोकसभा में मुखिया थे भोगन झा और राज्यसभा लोकसभा दोनों के मुखिया डांगे थे। उनकी जानकारी के बिना ये सब हुआ था षड्यंत्र, नाम हुआ सीपीआई का। और एक कम्युनिस्ट पार्टी के मामूली आदमी को कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिलाकर कांग्रेस में भेजा गया उसी समय और उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। नूर हसन सीपीआई के मामूली मेंबर थे, कोई नेता होता नहीं थे। बहुत षड्यंत्र के तहत कम्युनिस्ट नेताओं को भी धोखा देकर यह सब हुआ था। और 77 में डांगे और भोगन सबको फिर हटा भी दिया गया पार्टी से, सारे मुख्य पदों से। और जो हमारे एम फारूकी साहब हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, जिहादी कहिए, हम इन सबको नस नस हम इन सबकी जानते हैं। आज एक राजीव बाले साहब हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटारिएट के मेंबर हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की जो बौद्धिक ट्रेनिंग का एक स्कूल है, गंगाधर अधिकारी शोध संस्थान है, फरीदाबाद में अब शिफ्ट हो गई है। वहां एक बार हम भी देश बदल कर चले गए थे पढ़ने के लिए। हमको पहचान गए वो लोग, बोले कि आप तो सब बचपन में पढ़े हैं वही। मैं भी उस समय 27-28 वर्ष का था। वहां राजीव बाले साहब से मैंने शास्त्रार्थ किया। फिर जो वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर के नेता, उनसे मैंने शिकायत की कि इनको मार्क्सवाद नहीं आता है, हमको मौका दीजिए इनसे पब्लिकली शास्त्रार्थ करने का। आपके सेक्रेटारिएट के जितने मेंबर्स हैं सीपीआई के, उनको बुलाइए, नहीं हम दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके खिलाफ कि आप लोग मार्क्सवादी नहीं है, हम शुरू कर देंगे हंगामा। शास्त्रार्थ हुआ था। राजेश्वर राव थे, एम फारूकी थे, होमी दाजी थे, सारे सेक्रेटारी के सीनियर लोग सब थे। राजीव पाले साहब फरीदाबाद छोड़कर भाग गए, कई दिन अज्ञातवास में रहे हमसे छुपकर। बाद में वो मेरे आवास पर गए कि हम तो आपके समर्थक हैं। मैंने कहा इसमें मेरा सामना नहीं। बहस किस बात पर हुआ था? ये वामपंथ में मार्क्सवादी नहीं है, मेरा यही कहने का उद्देश्य है। उन्होंने क्लास में पढ़ाया था कि हाल के वैज्ञानिक शोधों में यह सिद्ध हो गया है कि मस्तिष्क में जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वैसे ही विचार उत्पन्न होते हैं। मैंने कहा यह मार्क्सवाद नहीं है। इसको कार्ल मार्क्स ने भी भौंडा भौतिकवाद कहा था, वल्गर मटेरियलिज्म। रामशरण शर्मा की अपनी एक पुस्तक है, फॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल कल्चर, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं वल्गर मटेरियलिस्ट हूं। अर्थात वो अपने को कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी नहीं कहते हैं, वो हम लोग हैं जो उनको कम्युनिस्ट कह देते हैं, मार्क्सवादी कह देते हैं। ये वल्गर मटेरियलिज्म कहां से आया है? तो गॉर्डन चाइल्ड से व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, जो उनकी किताब है जिसमें उन्होंने भारत को गालियां दी हैं कि ये गंदी नाली है ये देश। ये सब केवल बाहर का लेवल है, भीतर ब्रिटिश उपनिवेशवाद है, मैकॉलेवाद है। किसी देश का इतिहास क्या है? तो किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए हमें उसके पहले जाना पड़ता है। ये आदमी क्या है, कहां से आया है, उसका इतिहास यदि हम बिल्कुल नहीं जानेंगे तो उसको पहचान नहीं पाएंगे। इतिहास पूरे समाज, पूरे देश संस्कृति का परिचय पत्र है, पहचान पत्र है। किसी देश के इतिहास को विकृत करने का अर्थ है कि हम उस पूरी सभ्यता को हम अफीम पिला रहे हैं। वो अपनी अस्मिता, अपनी पहचान खो रहा है। वही षड्यंत्र है। इतिहास के साथ ये मजाक हो रहा है। मुझे बचपन में 6ठी क्लास में पढ़ाया गया कि बीती हुई कहानी को इतिहास कहते हैं। जब बाद में कुछ अक्ल आई तब मैंने स्वयं उसकी परिभाषा लिखी, जो बीत गई वह बात गई, गड़े मुर्दे को उखाड़ना इतिहास नहीं है। हम आज हमारे भीतर जो कुछ बचा हुआ है वो हमारा इतिहास है, जो मर गया वो इतिहास नहीं है।